देखिए लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंशन को डिस्कस किया था, थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हमने सॉलिड्स के एक्सपेंशन के बारे में बात की थी, उनका लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो तीन तरह के एक्सपेंशन दिखे थे और हमने कुछ फॉर्मूलाज बनाए थे, और लास्ट में मैंने आपको एक टेबल के थ्रू ये बताया था कि तीनों एक्सपेंशन के क्या क्या फॉर्मूलाज हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंस है। लीनियर एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आएगा, दैट इज अल्फा, और एरिया एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन का यूज किया जाता है, दैट इज बीटा, एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दैट इज गामा। बेसिकली ये कोफिशिएंट क्या बताते हैं? ये कोफिशिएंट ये एक्सप्लेन करते हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये एक्सप्लेन करते हैं कि पर डिग्री सेल्सियस पर मीटर लेंथ में, पर मीटर स्क्वायर एरिया में, या पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा पर डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अबाउट द अल्फा, बीटा एंड गामा। और हमने इसकी एक टेबल भी डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की क्या क्या वैल्यूज होती है। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर हमें पता होगा तो उसके बेस पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमने कुछ रिलेशंस बनाए थे, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। अगर हमने लीनियर एक्सपेंशन निकाल लिए तो ये बता सकते हैं कि वो 2 डायमेंशन में कितना एक्सपेंड होगा। और अगर हमने लीनियर एक्सपेंशन कैलकुलेट कर लिया है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन भी बता सकते हैं कि पर डिग्री सेल्सियस पर और पर मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट की, तो टेम्परेचर चेंज करने पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पर कितना एक्सपेंशन होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस। अच्छा, एक न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किया था, अभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, ये पता लग गया यहाँ से। वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 49 into 10 to the power minus 5 पर केल्विन। पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस एक ही बात है। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी? व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी? डेंसिटी में चेंज बताना है, फ्रैक्शनल चेंज बताना है। ये फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। इन इट्स डेंसिटी फॉर ए 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। इट्स डेंसिटी फॉर ए 30 डिग्री सेल्सियस rise in temperature. So this will be the next question. Okay, डेंसिटी बतानी है, नई डेंसिटी। सबसे पहली बात, अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम तो इंक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और पर यूनिट वॉल्यूम में जो मटेरियल था वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए कैलकुलेशंस किस तरह से की जाएंगी। यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज काम में आएंगे, जैसे कि एक तो ये फॉर्मूला काम आएगा, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। एक तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे हम। ओके, इसके अलावा आपको एक डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। और आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी। देखिए फ्रैक्शनल चेंज का मतलब है कि बेसिकली किसके कंपैरिजन में बताना है। तो आंसर है ओरिजिनल डेंसिटी के कंपैरिजन में बताना है। तो फ्रैक्शनल डेंसिटी किसको बोलते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इसको किससे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है डेल्टा रो, चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी। सो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। बेसिकली ये फॉर्मूलाज कब काम आते हैं? ये फॉर्मूलाज काम आते हैं कि परसेंट जब निकालना होता है कि कितने परसेंट का चेंज आया। तो देखिए ये है चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये परसेंटेज के फॉर्मूला होते हैं ये बताने के लिए कि कितने परसेंट का चेंज आ रहा है। लेकिन इसने परसेंट नहीं पूछे, इसने वो पूछा फ्रैक्शनल चेंज बता दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाय 100% नहीं करना है हमें। अगर बोलता कितने परसेंट का चेंज आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो आपको डेल्टा रो अपॉन रो कैलकुलेट करना है। फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी, इससे आ जाएगा चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल डेंसिटी। तो ये हमारी कैलकुलेशन होगी इसमें। अच्छा, इसको स्टार्ट देखिए कहाँ से करते हैं।
हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि लेट इनिशियल वॉल्यूम इज V, क्योंकि इसमें वॉल्यूम दे नहीं रखी है तो हमें मानना पड़ेगा लेट इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू V। इनिशियल वॉल्यूम V है। अब हम लोग क्या बात करते हैं, एक्सपेंशन के बाद न्यू वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम बोल देते हैं उसको। आफ्टर एक्सपेंशन न्यू वॉल्यूम विल बी V डैश, इसको V डैश से लिख देते हैं। और नई वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, V प्लस डेल्टा V। पहले वॉल्यूम V थी, कितना चेंज आ जाएगा, डेल्टा V का चेंज आ जाएगा। और डेल्टा V के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं, हमने ये फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं, दैट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T। ये हमने स्टडी किया था वॉल्यूम एक्सपेंशन में। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा V डेल्टा T। V क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। ओके, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम कैसे लिखी जाएगी, फाइनल वॉल्यूम लिखी जाएगी V डैश इज इक्वल टू V प्लस डेल्टा V। और डेल्टा V की वैल्यू क्या है, गामा V डेल्टा T। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है इसमें से V कॉमन आ रहा है, तो V को कॉमन लिख देंगे, दिस विल बी 1 प्लस गामा डेल्टा T। अच्छा, और क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। गामा गिवन है एक तो क्वेश्चन में, गामा की वैल्यू दे रखी है 49 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन। एंड डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर दे रखा ना, चेंज ऑफ टेम्परेचर, पहले जितना भी टेम्परेचर था उसका 30 क्या कर दिया, 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। सो चेंज ऑफ टेम्परेचर इज गिवन 30 डिग्री सेल्सियस, और यू कैन से दैट 30 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में 100 डिविजन होते हैं, तो जितना चेंज डिग्री सेल्सियस में आएगा उतना ही चेंज केल्विन में आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, गामा की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू। ओके, सो नाउ हियर वी आर पुटिंग द वैल्यू, V is equal to 1 plus gamma, gamma is 49 into 10⁻⁻5, delta t is 30, 49 into 3 ये आएगा 147 into 147, 1 प्लस और 0 आएगा 1470, 1470 into 10⁻⁻5। Okay, so this will be the 1470 into 10⁻⁻5। ये -5 को इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻5 का मतलब क्या है, डिवाइड में क्या आएगा, 1 लाख आएगा। डिवाइड में 1 लाख लगाओगे तो इसका मतलब इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, V प्लस V डैश इज इक्वल टू V1 प्लस, एंड दिस विल बिकम 0.0147। कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 और एक 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, और ये 10⁻⁻5 को यहाँ से हटा देंगे। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब 1 प्लस 0.0147 कितना हो जाएगा, सो द न्यू वॉल्यूम इज V डैश इज इक्वल टू V 1.0147, दिस इज द न्यू वॉल्यूम। तो ये नई वॉल्यूम हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। देखिए वॉल्यूम निकालनी जरूरी थी, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूला में क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम आएगा। डेंसिटी के फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मास अपॉन वॉल्यूम लिखने वाले हैं, तो वॉल्यूम तो लिखनी पड़ेगी उस, तो इसलिए हमने ये पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। वॉल्यूम हम लोग फाइंड कर चुके हैं, नाउ वी विल कैलकुलेट द डेंसिटी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इनिशियल डेंसिटी, इसको भी मानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन थोड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे लेट इनिशियल डेंसिटी इज रो, एंड फाइनल डेंसिटी, अच्छा ये इनिशियल डेंसिटी किससे लिखी जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। इनिशियल मास, मास तो वही रहेगा, मटेरियल को गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स का नंबर तो वही रहेगा, मास तो वही रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे, मतलब एक्सपेंशन हो जाएगा। अब हम लोग लिखते हैं फाइनल डेंसिटी। फाइनल डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी इज गिवन बाय रो डैश, इसको रो डैश से लिख देते हैं। मास तो मटेरियल का वही रहेगा, और वॉल्यूम कौन सी आएगी, न्यू वॉल्यूम। न्यू वॉल्यूम को किससे लिखा गया, न्यू वॉल्यूम को V डैश से लिखा गया, तो ये V डैश की वैल्यू वहां पुट कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो V डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर V डैश की वैल्यू पुट करेंगे, सो द न्यू डेंसिटी रो डैश इज इक्वल टू मास अपॉन V इंटू 1.0147, दिस इज द न्यू वॉल्यूम, ये नई वॉल्यूम। नाउ वी विल कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अब हम लोग फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते
fractional change in density. Fractional change in density, it is given by delta rho divide by rho. डेल्टा रो का मतलब क्या है? चेंज इन डेंसिटी डिवाइड बाय इनिशियल डेंसिटी. चेंज इन डेंसिटी कैसे निकालेंगे? चेंज इन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी. तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल डेंसिटी इज रो डैश, इनिशियल डेंसिटी इज रो डिवाइड बाय रो. रो डैश की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए. रो डैश की वैल्यू क्या है? m अपॉन v 1.0147 माइनस इस रो की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ लिखी हुई है देखिए, रो की वैल्यू है मास अपॉन वॉल्यूम और डिवाइड बाय इनिशियल डेंसिटी है. इनिशियल डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिखा था हमने. अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सब में से m अपॉन v कॉमन आ रहा है. तो यहाँ पे लिखेंगे m अपॉन v डिवाइड बाय m अपॉन v. ये इसमें से कॉमन ले लिया, क्या क्या बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन 1.0147 माइनस 1 एंड डिवाइड बाय मास अपॉन वॉल्यूम. ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. दिस विल बी एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम आएगा 1.0147 और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस में आएगा 1.0147 1.0147. ओके, इसके बाद में अब हम लोग लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा. देखिए 1 माइनस 1.0147 करें, सो दिस विल बी 0.0147. ये नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, और माइनस में आना भी चाहिए क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? तो आंसर है डेंसिटी क्या हो रही है? डेंसिटी डिक्रीज हो रही है. तो बेसिकली नेगेटिव चेंज आ रहा है. नेगेटिव चेंज आने का मतलब है कि डेंसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है. ओके, 1.0147. इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.0144 1443 इसके आसपास आएगा. सो दिस विल बी द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी. सो दिस विल बी द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी. तो ये चेंज आएगा डेंसिटी में. देखिए अगर आप माइनस नहीं लगाना चाहते तो इस केस में आप डेंसिटी ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रो माइनस रो डैश भी लिख सकते हैं. रो माइनस रो डैश लिखने का क्या कारण रहेगा? रो माइनस रो डैश लिखने का कारण ये रहेगा क्योंकि पहले डेंसिटी ज्यादा थी, बाद में डेंसिटी कम हो रही है. तो हमें सिर्फ क्या बताना है? हमें तो चेंज इन डेंसिटी बताना है. ये थोड़ी बताना है कि कितना इंक्रीज हुई कितना डिक्रीज हुई. तो चेंज इन डेंसिटी निकालेंगे तो पहले बड़ी क्वांटिटी को रखेंगे, फिर छोटी क्वांटिटी को माइनस करेंगे उसमें से. तो पहले रो आएगा माइनस रो डैश आएगा, उस केस में ये पॉजिटिव आ जाएगा. ऐसा नेगेटिव आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर नेगेटिव सिंबल क्या बताएगा ये मैं लिख देता हूँ. फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस 0.0144. okay, so here I will write, here negative sign indicates that, here negative sign indicates that the density is decreased. The density is decreased. और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो परसेंट में आ जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही परसेंट में आ जाएगा. तो आप ये भी बता सकते हैं कि कितने परसेंट डेंसिटी चेंज हुई, लेकिन पूछा नहीं है क्वेश्चन में. अगर पूछता कि कितने परसेंट चेंज आया तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते. सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर. ये इसका सॉल्यूशन है. इस तरह से सॉल्व किए जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन. You can take the screenshot of this question and solution. ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, ये फ्रैक्शनल चेंज वाला. सो आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन है ये क्वेश्चन. Okay, next is how much should the temperature of brass rod how much should the
temperature of brass rod be increased so that increase in its length by 1%, so that increase in its length by 1%. क्वेश्चन में है गिवन अल्फा ऑफ द ब्रास इज, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है गिवन अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज 0.00002 per डिग्री सेल्सियस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहली बात क्या गिवन है, इंक्रीज इन इट्स लेंथ बाय 1%। देखो परसेंट में दे रखा है तो फ्रैक्शनल चेंज बता रखा है आपको, परसेंट में गिवन है तो बेसिकली क्या गिवन है आपको, फ्रैक्शनल चेंज बता रखा है कि कितना चेंज इन लेंथ हुआ किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल रिस्पेक्ट के लेंथ में। सो हियर आई विल राइट द गिवन क्वांटिटीज। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर बस आपको ये देखना था कि फ्रैक्शनल चेंज गिवन है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो यही तो परसेंट में कन्वर्ट होता है, इसी को तो बोलते हैं कि कितने परसेंट का चेंज आया लेंथ में, तो इस तरह से परसेंटेज निकाली जाती है। तो बेसिकली आपको फ्रैक्शनल चेंज गिवन है और वो ऑलरेडी परसेंट में दे रखा है, सो इट इज 1%। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परसेंट हटा देंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। सो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज, सो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। जैसे कि ओरिजिनल लेंथ 100 थी तो उसका कितना लेंथ इंक्रीज हो रहा है, 100 सेंटीमीटर थी फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ, तो अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कितना चेंज आता है, 1 सेंटीमीटर का चेंज आता है। तो पहले लेंथ 100 थी, अब लेंथ 101 हो जाएगी जब हम इसको गर्म करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाएं कि इसकी लेंथ में सिर्फ 1% का चेंज आए, मतलब इतना फ्रैक्शनल चेंज हो। और ये गिवन है ब्रास का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 0.0002 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। और इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसके सॉल्यूशन में आपको ये बताना है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाया जाए, कितना टेम्परेचर में चेंज किया जाए कि इसका एक्सपेंशन 1% हो, इसकी लेंथ 1% इंक्रीज हो जाए। अब देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखे हैं, फॉर्मूला ये स्टडी कर रखे हैं दैट चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इनिशियल लेंथ एल डेल्टा टी। ओके, अब यहां से डेल्टा टी का फॉर्मूला बना लो। डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर डेल्टा टी रह जाएगा, अल्फा एल मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस विल बी डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय अल्फा। वैल्यू पुट कर दो, सारी गिवन है वैल्यूज, वैल्यूज पुट करोगे, डेल्टा एल की वैल्यू क्या दे रखी है, या डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू गिवन है, तो आंसर है डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू गिवन है, ये रहा डेल्टा एल अपॉन एल, तो इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो कितनी दे रखी है, 1/100। सो हियर आई विल राइट 1/100। और अल्फा, अल्फा कितना गिवन है, अल्फा गिवन है 0.00002। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 100 को अपस्टेयर्स में ले जाएंगे, सो दिस विल बी 10⁻², ये कितना हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा, और डिवाइड बाय 0.00002 है, तो इसको सॉल्व करोगे, अच्छा इसको पॉइंट को हटा देते हैं ना, ये पॉइंट को हटाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 जीरोस आएंगी। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटा रहे हैं, ये सबसे पहला स्टेप, पॉइंट हटाने पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 × 1000, सो दिस विल बी 1000, डिवाइड बाय क्या रह जाएगा, डिवाइड बाय 2 रह जाएगा, डिवाइड बाय 2 रह गया तो मतलब कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, 500 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम इसका टेम्परेचर, ब्रास रोड का टेम्परेचर जब 500 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देंगे तब उसकी लेंथ 1% इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। ये क्वेश्चन और ये इसका सोल्यूशन, आसान है ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, हालांकि हम ऐसा डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, मैंने आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन बनाना सिखाया था कि अल्फा और बीटा में किस तरह से रिलेशन बनाया जा सकता है, तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो करते हैं सॉल्व।
पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। Okay, now I will write the next question. Show that the coefficient of area expansion. Show that the coefficient of area expansion delta A upon A delta T. This is the coefficient of area expansion. इसी को तो हम लोग बीटा बोलते हैं. Of a rectangular sheet of the solid. Of a rectangular sheet of the solid is twice its linear expansivity. Is twice its linear expansivity अल्फा. इसी के साथ लिख देते हैं एक्सपेंसिविटी अल्फा. ये गिवन है क्वेश्चन में. और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो इसका डबल होता है. तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में. आपको ये प्रूफ करके बताना है कि ये जो डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन. ये कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है. इट इज 2 टाइम्स ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन. ये 2 टाइम्स होता है लीनियर एक्सपेंशन के. सो दिस वी हैव टू प्रूफ. ये हमें क्या करके बताना है? ये हमें प्रूफ करके बताना है. तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे. सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगुलर शीट लेते हैं, उसके सारे पैरामीटर्स बता देते हैं क्या क्या रहेंगे. ओके तो देखिए डायग्राम से मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. अलग अलग हम स्टेटमेंट्स में नहीं लिखेंगे इसको. डायग्राम में हम ये बताएंगे कि इसकी इनिशियल लेंथ एल है और इनिशियल जो ब्रेथ है वो बी है. सो दिस इज द इनिशियल लेंथ एल, इनिशियल ब्रेथ इज बी एंड इट्स एरिया इज कैपिटल ए. सो वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर. और ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है? इसका जो एरिया है वो कैपिटल ए है. इसी डायग्राम में लिख देते हैं एरिया इज कैपिटल ए एट टी डिग्री सेल्सियस. टी डिग्री सेल्सियस पे. So now we have increased the temperature of this rectangular sheet. ये जो रेक्टेंगुलर शीट है अब इसका टेम्परेचर कितना कर दिया? T प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो लेंथ में कितना चेंज आएगा? L प्लस डेल्टा एल. ब्रेथ में कितना चेंज आएगा? B प्लस डेल्टा बी. तो ब्रेथ में चेंज आया डेल्टा बी का और लेंथ में चेंज आया डेल्टा एल का. सो दिस विल बी द न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ. अब न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ तो आ चुकी है तो न्यू एरिया भी निकाल सकते हैं. फिर नया एरिया भी निकाल सकते हैं. ओके अब हमने फॉर्मूलाज क्या क्या पढ़े हुए हैं? फॉर्मूला स्टडी कर रखे हैं. डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी. डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. तो चेंज ऑफ लेंथ कैसे निकाला जाएगा? अल्फा एल डेल्टा टी से. चेंज ऑफ ब्रेथ कैसे निकाला जाएगा? ब्रेथ भी क्या होता है? ब्रेथ भी तो लेंथ ही होती है. मीटर में मेजर करते हैं तो लिखेंगे अल्फा बी डेल्टा टी. ये फॉर्मूला लगाया चेंज ऑफ लेंथ का, ये फॉर्मूला लगाया चेंज ऑफ ब्रेथ का. अब हम लोग बात करते हैं द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ शीट. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ शीट. कितना एरिया इंक्रीज हुआ? अब एरिया कितना हो चुका है? ए प्लस डेल्टा ए हो चुका है. तो आपको क्या कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है? डेल्टा ए इंक्रीज इन द एरिया ऑफ शीट मतलब चेंज ऑफ एरिया ऑफ द शीट. तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा ए कैलकुलेट करना है. यहाँ पे लिखेंगे फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. तो फॉर्मूला क्या रहेगा? फाइनल एरिया आफ्टर द एक्सपेंशन एंड इनिशियल एरिया बिफोर द एक्सपेंशन. तो फाइनल एरिया कैसे निकाला जाएगा? फाइनल एरिया आप निकालेंगे L प्लस डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा बी. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल एरिया कैसे आएगा? L इंटू बी करते हैं. सो लेंथ इज L प्लस डेल्टा एल एंड ब्रेथ इज B प्लस डेल्टा बी. सो L इंटू बी. दिस इज द फाइनल एरिया.
इनिशियल एरिया कैसे निकालेंगे? इनिशियल लेंथ इसकी L थी और इनिशियल जो इसकी ब्रेथ थी वो B थी, तो क्या लिखेंगे? L इंटू बी। सो दिस इज द इनिशियल एरिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, जो जो क्वांटिटी कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे, फिर हम लोग डेल्टा एल और डेल्टा बी की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी, एल को बी से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी एल बी, फिर एल को डेल्टा बी से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी एल डेल्टा बी, फिर डेल्टा एल को बी से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी डेल्टा एल इंटू बी, डेल्टा एल इंटू बी, डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी, डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी। ओके, और माइनस में क्या है, इसके माइनस में था एल बी, तो एल इंटू बी इधर प्लस का, एल इंटू बी इधर माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बच गया इसमें, इसमें ये तीन क्वांटिटीज रह गई हैं, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसको लिखते हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू एल डेल्टा बी प्लस डेल्टा एल इंटू बी प्लस डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है, इनकी वैल्यूज कहाँ लिखी हुई है, ये देखो ये लिखी हुई, डेल्टा एल और डेल्टा बी की वैल्यू लिख रखी है हमने, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनती है, सो हियर आई विल राइट डेल्टा ए एल इंटू डेल्टा बी, डेल्टा बी की वैल्यू क्या है, डेल्टा बी की वैल्यू है अल्फा बी डेल्टा टी, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बी डेल्टा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा बी। अब डेल्टा एल की वैल्यू पुट करो, ये रही वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी, और इसके मल्टीप्लाई में क्या था, इसके मल्टीप्लाई में था बी, प्लस डेल्टा एल इज अल्फा एल डेल्टा टी, अल्फा एल डेल्टा टी एंड अल्फा बी डेल्टा टी। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है फोर क्वांटिटीज मेरे को एक जैसी दिखाई दे रही है, एक तो एल इंटू बी, ये एल इंटू बी, एल इंटू बी, इन सब में एल भी आ रहा है एक तो एल और बी को एक साथ लिख देते हैं। और क्या कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है अल्फा, और कॉमन आ रहा है इसमें डेल्टा टी, तो एल बी अल्फा डेल्टा टी, ये कॉमन आ रहे थे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा वन, एल बी अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से पूरा कॉमन आ गया, वन आ गया, यहाँ से भी अल्फा एल डेल्टा टी बी, ये सारे चार क्वांटिटीज कॉमन ले रखी है, सो दिस विल ऑल्सो प्लस वन एंड दिस विल बिकम, इसमें से अल्फा एल बी डेल्टा टी आ गया, तो एक अल्फा रह जाएगा, दो अल्फा थे ना, एक अल्फा कॉमन ले लिया, एक अल्फा रह गया, डेल्टा टी भी दो थे तो एक कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक रह जाएगा, सो दिस विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट अल्फा डेल्टा टी। और ये जो है ना अल्फा डेल्टा टी, ये नेग्लिजिबल, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, 10 टू द पावर -5 होती है, अब 10 टू द पावर -5 0.0001 ऐसा आएगा, 0.00, ये इतना अल्फा की वैल्यू है। अब इसके साथ में डेल्टा टी का मल्टीप्लाई होगा रखें, तो ये एक स्मॉलर नंबर होगा, ये एक स्मॉलर क्वांटिटी होगी, अगर आप इसको 1+1 2 में ऐड कर दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अल्फा द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो वी आर नेग्लेक्टिंग द अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ लिखेंगे नेग्लेक्ट अल्फा डेल्टा टी फ्रॉम द इक्वेशन, इन द इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन में इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा, एल इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एल इंटू बी, एल इंटू बी इज द इनिशियल एरिया, तो इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या आएगी, डेल्टा ए इज इक्वल टू एल इंटू बी को मैंने ए लिख दिया और अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बन गया, और ये कितना हो जाएगा 1+1, इसको 2 लिख देंगे, उसको नेग्लेक्ट ही कर दिया, इसको छोड़ ही दिया हमने, तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करना है आपको, किस फॉर्म में अरेंज करना है, तो आंसर है कि आपको इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, तो यहाँ पर ये ए डेल्टा टी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सो दिस विल बी डेल्टा ए डिवाइड बाय ए डेल्टा टी, यहाँ पे क्या रह गया अल्फा और 2, सो दिस इज द ट्वाइस ऑफ द लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो ये हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया, सो हियर वी विल राइट हेंस प्रूव। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है सबको, हैंड रेज कर दीजिए अगर तीनों न्यूमेरिकल समझ आ गए अच्छे से कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स।
ओके, कल हम लोग फिर इसके नेक्स्ट आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे एनॉल्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, उसको डिस्कस करेंगे। फिर अभी हैंड रेस कीजिए अगर किसी को डाउट है इन क्वेश्चंस में या थर्मल एक्सपेंशन में। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। यू कैन टॉक विद मी। Raise your hand if you have any doubt in these questions. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल मिलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।